डिस्कशन अबाउट द वेरियस कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले वीडियो में हमने कंसीडर किया था कि हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो दो मेथड या तीन मेथड हमने कंसीडर किए थे, जहां एक प्रोपोर्शनल परसेंटेज चेंज मेथड को कंसीडर किया था, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक मेथड और लास्ट में क्लोजिंग सेशन ऑफ वीडियो में हमने डिस्कस किया था टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन किसके साथ, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के साथ। अब हम बात करते हैं कि एक डिमांड कर्व क्या इंडिकेट करता है, या इंडिकेशन ऑफ डिमांड कर्व की बात करें, या फिर मुझे डिफाइन करना है कि वेरियस कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड क्या क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ज्यादा मुझे इसके डिटेल में नहीं जाना है। मुझे पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी सिंपल सी बात है कि आप एक प्राइस में अगर चेंज करते हो तो उस प्राइस के रिस्पांस के रिगार्डिंग कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में, इस बात का मेजरमेंट ही तय करता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, डिग्री ऑफ क्वांटिटी डिमांड क्या होगा। ठीक है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन उसको कंसीडर किया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सीधी सी बात है, मेरे पास सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये पहली कैटेगरी, यानी प्राइस में केवल इतना चेंज हो और उसके एवज में क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा, तो ये किसको इंडिकेट करता है, यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है चीज, यानी जहां क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज हो कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, वो किसको बताएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन। ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1। दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 का मतलब यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। ये यहाँ से मुझे पता लग रहा है प्राइस में इतना चेंज है, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ, इतना। ठीक है, तो जहां क्वांटिटी डिमांड में चेंज लेस देन चेंज इन प्राइस हो, या फिर चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो, तो वहां पे क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1। ये इसके डायग्राम से पता लगता है। उसके बाद बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे चीज ध्यान रखनी है कि जब दोनों में चेंज क्या हो, बराबर हो, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जहां दोनों बराबर होते हैं वहां पे हम क्या कहेंगे, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 1 है। यानी जितना चेंज प्राइस में हो, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में, उतना ही परसेंट चेंज किसमें हो, क्वांटिटी डिमांड में, तो उसके इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इसमें जो डायग्राम होता है उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये टर्म्स है जिसको मुझे याद रखना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, इसमें किसी भी पॉइंट पर बात करो, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें हर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी डिमांड हर पॉइंट पे, हर एवरी पॉइंट पे क्या हो, इक्वल होगी, 1 होगी, तो उस केस में इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, उसके बाद बात करें परफेक्टली इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, इनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट डेप्थ। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि प्राइस क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब चेंज इन प्राइस तो समझ में आता है, वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, यानी प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में। ठीक है, तो उस केस में जहां एक गिवन प्राइस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड होगी, ठीक है, यानी क्वांटिटी डिमांड का बढ़ना घटना प्राइस से इफेक्ट नहीं होता, तो उस केस में हम कहेंगे कि डिमांड कर्व कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्ट इलास्टिक का मतलब यहाँ पे कंडीशन हम यूज करते हैं कि जब इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, तो उसको हम नाम देते हैं किसका, इलास्टिक डिमांड कर्व का। ठीक है, लास्ट में अगर बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में कितने चेंज करते हो, आपको क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है आपका, 0। ठीक है, तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं बात करता हूँ वर्ड इलास्टिक डिमांड कर्व और इनइलास्टिक डिमांड कर्व, तो इलास्टिक का मतलब व्हेनेवर देयर इज इलास्टिक डिमांड इज एक्सेस ग्रेटर देन 1, इन दैट केस आई कैन कॉल इट इज इलास्टिक डिमांड कर्व। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व लेस देन 1 होता है, याद रखने के लिए, जब भी लेस देन 1 होगा उसको क्या कहूंगा मैं, इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये वेरियस काइंड ऑफ कैटेगरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहूं या फिर डिमांड कर्व क्या क्या इंडिकेट करता है, उसके बारे में हम बात की। एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग नेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड कर्व को कहूं, या मतलब ये कह सकता हूं यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व है, प्राइस इलास्टिसिटी
डिमांड, या फिर मैं कह सकता हूँ कि डिमांड कर्व को इफेक्ट करने वाला फैक्टर इन द रिस्पॉन्स टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें टोटल मेरे पास गिने चुने आइटम है जिनको मुझे कंसीडर करने से ध्यान रखना है कैसे चीजें काम करती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है, ठीक है। अब नेचर ऑफ कमोडिटी में अगर बात करूं तो मेनली हम जो जैसे बात कर लें जो नेसेसिटी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे साल्ट वगैरह इनको कंसीडर करें। अब साल्ट की जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना, ठीक है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी की बात कर लें, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात कर लें, मल्टीपल यूजेस की बात कर लें, पोस्टमॉर्टम ऑफ यूज की बात कर ले, इनकम लेवल ऑफ द बायर की बात करें, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर की बात करें, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, प्राइस लेवल और प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मतलब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर इन पॉइंट्स को मैं कंसीडर करूं डिटेल में तो मुझे ये देखना होगा कि जब भी इन गिवन पॉइंट्स में चेंज आता है, ठीक है, तो उस चेंज का उस कमोडिटी की पर्टिकुलर डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझे और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात करें, ठीक है। अब जैसे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करें, उसमें सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा कम होने का मतलब वो क्या होगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। इनइलास्टिक होने का मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास किसी चीज का अल्टरनेटिव अवेलेबल है, किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उसके केस में मेरे लिए कंपल्सरी नहीं कि मैं उसी चीज के ऊपर क्या करूं, बना रहा हूं, उसी चीज को क्या करूं, कंज्यूम करता रहूं, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो वो क्या होगी, इलास्टिक हो जाएगी। मल्टीपल यूजेस की बात करें, जैसे मिल्क की बात करो, अगर घर पे तो उसके यूजेस अलग होते हैं, लेकिन वही अगर मिल्क की बात करें हलवाई के लिए, स्वीट्स मेकर के लिए, तो उसके लिए उसकी जो इलास्टिक प्राइस इलास्टिक डिमांड है वो अलग क्राइटेरिया में तय की जाती है, क्योंकि वहां पे उसके क्या है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस है, ठीक है। फिर बात करें पोस्टमॉर्टम ऑफ यूजेस। अब कई बार क्या होता है, किसी चीज को खरीदने के पीछे प्राइस का इंटेंशन तो आप कंसीडर करते हो, लेकिन क्या होता है कि अगर प्राइस आपको लगता है बजट के बाहर है तो आप क्या करते हो, उसको पोस्टपोन कर देते हो। यानी पोस्टपोन करना कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि आपको अभी उस चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पोस्टपोन का मतलब यहाँ पे उसकी नीड होना, उसकी आवश्यकता होना वो तय करेगा कि उसकी जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करें इनकम लेवल ऑफ द बायर। इनकम लेवल ऑफ द बायर का मतलब क्या है भैया, जो इनकम है वो किस हिसाब से काम करती है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग अलग अलग चीजें थी, तो हमने देखा था नॉर्मल गुड्स के रिगार्डिंग जो डिमांड कर्व है या कहूं जो रिलेशनशिप है किसका, नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ, वहां पे पॉजिटिव रिलेशन था, ठीक है। और इंफीरियर गुड्स के रिगार्डिंग क्या था, नेगेटिव रिलेशन था। तो वो जो चीजें हैं, क्वालिटी नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करूं, क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात करूं, तो वो भी तय करती हैं कि उस पर्टिकुलर इनकम लेवल जो इनहेंस या डिक्रीज हुआ है रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर कंज्यूमर, वो किस हिसाब से प्राइस इलास्टिक डिमांड को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। उसके बाद आता है हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। कई बार क्या होता है कि किसी चीज के हैबिचुअल आप रहते हो तो भैया प्राइस कितने इंक्रीज होते हो, आप उसकी डिमांड तो कम नहीं करोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब स्मोकिंग की हैबिट होती है, कुछ लोगों को मतलब गुटखा वगैरह खाने की हैबिट होती है, तो उनके लिए वो हैबिचुअल गुड्स हैं, उनके प्राइस अगर इंक्रीज भी हो जाएंगे तो उसकी डिमांड को, कंजम्पशन को क्या करेंगे, कम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी उसके केस में बात करता हूं, प्राइस इंक्रीज होता है उसको मैं परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी हैबिचुअल गुड्स के केस में क्या होता है, जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, क्योंकि उस पे प्राइस के घटने या बढ़ने का कोई इंपैक्ट नहीं आना। अगर प्राइस कम होगा तो ज्यादा कंजम्पशन नहीं करोगे, या प्राइस ज्यादा होगा तो बिल्कुल भी कंजम्पशन खत्म नहीं करोगे। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करें कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी। अब ये भी एक वही बात होगी कि इनकम का कितना हिस्सा आप किसके ऊपर स्पेंड करते हैं। जैसे बात कर लें न्यूज़पेपर की, बुक्स वगैरह, मैगजीन वगैरह, इनके ऊपर क्या होता है, इनकम का छोटा पोर्शन आपका स्पेंड होता है। टूथपेस्ट की बात करें, उसके ऊपर छोटा पोर्शन आप स्पेंड करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उनके प्राइस अगर इंक्रीज हो गए तो ज्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दोगे, टूथपेस्ट करना बंद कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम का जो पोर्शन आप स्पेंड करते हो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर, वो तय करेगा कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी के रिगार्डिंग आपका जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है वो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जिन पे छोटा पोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड करते हो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे ज्यादातर डिमांड जो प्राइस इलास्टिक डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, कि उनका कंजम्पशन बिल्कुल खत्म नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी छोटा पोर्शन ऑफ इनकम आप खर्च करो। लेकिन हाँ, बात करें उन कमोडिटी के रिगार्डिंग जहां लार्जर पोर्शन ऑफ इनकम है स्पेंड होता है, तो उसके रिगार्डिंग वहां पे जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है वो इलास्टिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन होता है कि इनकम का कितना पोर्शन आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर खर्च करते हो, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करें प्राइस लेवल। प्राइस लेवल को अगर मैं कंसीडर करूं तो प्राइस लेवल को तो मैं इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ता रहा हूं, ठीक है। प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वेरियस काइंड ऑफ मेथड को भी कंसीडर किया, चाहे वो परसेंटेज चेंज मेथड हो, ज्योमेट्रिक मेथड हो, उसके बाद हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का भी थोड़ा सा कंसीडरेशन किया था। तो किसी कमोडिटी का जो प्राइस लेवल है, ठीक है, अगर इन फ्यूचर को इंक्रीज होने वाली है या फिर ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि
लेटर हाफ ऑफ द मतलब जो भी टाइम पीरियड है, लॉन्गर पीरियड में बात करें, शॉर्टर पीरियड में बात करें, तो शॉर्टर पीरियड में अगर मुझे लगता है कि प्राइस उसके इंक्रीज हो सकते हैं, इन दैट केस में उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसको एकदम से क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, इंक्रीज करने का मतलब थोड़ा सा प्राइस बढ़ते हैं, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा क्या होगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर मुझे लगता है कि लॉन्गर पीरियड में प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, वो इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ कैटेगरी। मतलब मैं बात करूं जो फैक्टर्स डिमांड या प्राइस इलास्टिक डिमांड को इफेक्ट करते हैं, या किसी डिमांड कर्व का शेप, उसका इंडिकेशन, उसका जो शेप है उसको तय करते हैं फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं जिसको प्राइस इलास्टिक डिमांड को। अब एक चीज मुझे यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मतलब एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर से रिलेटेड, कि जो आपका डिमांड कर्व है उसका फ्लैटर होना। फ्लैटर होने का मतलब क्या है, हमने देखा था मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व। जैसा अगर बात करें यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे पास है, ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड को कंसीडर करूंगा, यहाँ पे प्राइस को कंसीडर करूंगा, ये मेरे पास एक पी है और यहाँ से एक डिमांड करो ये है मेरे पास, और एक डिमांड करो ये, इसको D1 का नाम दे देता हूँ, ये D है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि अगर मुझे इसके केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो किसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी मैं कहूंगी कौन सा इलास्टिक होगा, कौन सा इनइलास्टिक होगा। नहीं मैं ये कहता हूँ कि मतलब इलास्टिक है तो कौन सा ज्यादा है, तो जो डिमांड करो ज्यादा फ्लैटर है, यानी डिमांड करो विच इज हैविंग मोर फ्लैटर या मोर फ्लैटर जो डिमांड करो है वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब अगर उसके केस में बात भी करें इलास्टिक, तो जो ज्यादा फ्लैटर है वो ज्यादा इलास्टिक क्या होगा, डिमांड पर होगा, वो ज्यादा प्राइस इलास्टिक डिमांड को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अगर एक पॉइंट के ऊपर दो डिमांड पर हमें गिवन है। ठीक है, यानी अब इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम कंसीडर करेंगे जो थ्योरी ऑफ सप्लाई है, यानी यहाँ से अभी तक जो हमने कंसीडर किया था, जो टोटल 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं, हम बेसिक मान रहे थे कंज्यूमर को, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि हाउ ए प्रोड्यूसर रिएक्ट इन ए इकोनॉमी, यानी प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करता है, उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है वो किस वे में मूव करता है, किस वे में डायरेक्ट करता है। इस टॉपिक को हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। टिल देन थैंक यू सो मच।